मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद, गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद, गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद, गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद, गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद 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 उल्लू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद उल्लू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद गुलगुलिया पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खुशी की बात है कि आज की चुनावी सभा में हमारे बीच में मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायिका महोदया सभी लोग आ चुके हैं मंच पे। चाहूंगा कि आज की इस गुलगुलिया पार्टी की सभा में श्रीमती चंदा सिंह जी उपस्थित हैं। आप आएं और हमारे मंत्री महोदय को माला पहनाकर स्वागत करें। आज के इस गुलगुलिया पार्टी के कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और बहुत खुशी है कि हमारे मंच पे मंत्री महोदय, सांसद महोदय और विधायिका महोदया तीनों आ चुके हैं। मैं चूंकि मंत्री महोदय को एक अन्य कार्यक्रम में जाना है और जो जरूरी है चुनाव प्रचार में, और मैं सीधे माइक बहुत आग्रह पूर्वक मंत्री जी को देता हूं। आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्यारे साथियों, नमस्कार। पिछले चुनाव में आपने हमें वोट दिया और जिताया भी। मैं भी पूरी ईमानदारी से आपके लिए और आपके क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। सड़कें बनाई, नाली बनवाए, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अनेकों कार्य किए। आज मैं फिर आपके समक्ष खड़ा हूं। इस चुनाव में भी आप मुझे वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। तो आइए हम सभी मिलकर नारा लगाएं। उल्लू छाप पर मोहर लगाना है, गुलगुलिया पार्टी को जिताना है। उल्लू छाप पर मोहर लगाना है, 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 गुलगुलिया पार्टी को जिताना है। धन्यवाद। मैं आप सभी इस चुनावी प्रचार सभा में आए हुए जनता से ये पूछना चाहता हूं कि आपको अगर कोई सवाल है मंत्री जी से तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके आप अपने सवाल को रखें। नमस्कार मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जनता ने जो टैक्स दिया उससे आपने क्षेत्र में विकास का काम किया, आप बधाई के पात्र हैं।
राजनेता आज महत्वाकांक्षी नहीं हो गए हैं। आज राजनेता अलग अलग दल बना करके लड़ते हैं, लेकिन जब सदन में अपने हित में कानून बनाने की बात आती है तो सभी नेताओं एक हो जाते हैं और अपने हित में कानून बना लेते हैं। वो कैसे? इस देश में सरकारी कर्मचारी जो 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलता था और जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उसे आप लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन अपने लिए एक कानून बना लिया कि जो व्यक्ति एक बार भी सांसद या विधायक बन गया, फिर वह जिंदगी में कभी ना बने, फिर भी उनको पेंशन मिलता रहेगा। क्या ये नेताओं की महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? आज इस देश में वृद्ध, विधवा, विकलांग 1000 पेंशन पाने के लिए सड़कों तथा गलियों में भटक रहे हैं और लाखों नेताओं जो हार चुके हैं वह घर बैठे हुए लाखों करोड़ों रुपए पेंशन और अन्य सुविधाएं पा रहे हैं। क्या ये जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति इंसाफ है? आपके प्रश्न का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नमस्ते नेताजी, मेरा आपसे एक सवाल है। देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी राज्यपाल होता है। संसद कानून बनाती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक कानून नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार राज्य में होता है। विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं होती तब तक कानून नहीं बनता। लेकिन राजनेताओं ने कानून बना लिया है। अगर संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं, लेकिन अगर संसद उसे तीसरी बार भेजती है तो मजबूरन राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर रहकर भी राजनेताओं के हाथ की कठपुतली है। क्या यह राजनेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? अगर देश में सांसद और विधायक सर्वोपरि है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या जरूरत? आपके प्रश्न का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नमस्कार नेताजी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति को उसके पार्टी में उसके मन के लायक पद नहीं मिलता है तो वह पार्टी से हटकर अपनी एक अलग पार्टी बना लेता है, और इससे बड़ी विडंबना यह है कि वह पार्टी उसका खानदानी हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा या फिर उसके परिवार वाले ही होते हैं, चाहे वो उसके योग्य हो या ना हो, जो कि राजतंत्र के स्वरूप है। आज प्रजातंत्र परोक्ष रूप से राजतंत्र बनते जा रहा है। क्या ये राजनेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। नमस्कार नेताजी, मुझे भी आपसे एक प्रश्न करना है। जब किसी राजनेता पर आपराधिक मामला दर्ज होता है और वो अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और वो दोषी भी साबित होता है, लेकिन उसका मामला न्यायालय में लिखित रहता है और वो जेल में रहकर भी राजनीतिक लाभ को उठाते रहता है। 20 साल के बाद भी अगर उस व्यक्ति को जेल होती है, फिर भी वह व्यक्ति 20 साल तक राजनीतिक लाभ को उठाते रह गया। क्या ये राजनेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। नमस्कार मंत्री जी, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। राज्य में कोई व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है और उसकी पार्टी अगर बहुमत में होता है तो वो व्यक्ति बहुमत दल का नेता बन जाता है। हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है और इसके लिए उसी पार्टी के जीता हुए विधायक को त्याग पत्र देना पड़ता है और वह व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ करके जीत जाता है और मुख्यमंत्री विधिवत बना दिया जाता है उसको। ये जो खर्च होता है चुनाव का, ये कौन उठाता है? क्या वह पार्टी उठाता है या वह व्यक्ति देता है? ये पैसा हम आम जनता का लगा हुआ होता है। क्या यह राजनेताओं के लिए महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। मंत्री जी प्रणाम। एक बात जानना चाह रहा था मंत्री जी, जैसे कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर सदन में जाता है, वो कभी किसी एक पार्टी के लिए या फिर किसी और पार्टी के लिए अपना समर्थन देता है और ऐसे में उसकी खरीद बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों नहीं होता मंत्री जी कि जब कोई पहली बार सदन में जीत कर आए निर्दलीय उम्मीदवार, तो वो पहली बार पक्ष में या विपक्ष में अगर किसी को वोट दे तो 5 वर्षों तक वो सिर्फ उसी पार्टी के लिए अपना समर्थन करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी खरीद फरोख्त नहीं होगी, उसकी खरीद बिक्री भी नहीं होगी। इस बारे में आप लोग कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी कि क्या ये आप लोगों का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? आपके प्रश्न का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंत्री जी पिछली बार इस क्षेत्र से बेखबर पार्टी से चुनाव लड़े थे और बोले थे कि गुलगुलिया पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, वह गलत पार्टी है। आपके कहने पर हम सभी बेखबर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर आपको जिताए। उस चुनाव के दौरान हमारे 2 लोगों का मर्डर भी हो गया और आप चुनाव जीतने के बाद फिर वही गुलगुलिया पार्टी में अपने निजी स्वार्थ, जनता की भावनाओं को दरकिनार कर फिर वही गुलगुलिया पार्टी में शामिल हो गए। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। प्रणाम मंत्री जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जब किसी राज्य में चुनाव होता है और किसी पार्टी का बहुमत होता है तो देखा जाता है पार्टी में कोई विधायक दल का नेता के योग्य नहीं है, तो वह पार्टी अपने पार्टी में किसी सांसद को लाकर बहुमत दल का नेता बनाता है और वह मुख्यमंत्री बनता है। उसे 6 माह के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन 6 माह तक वह सांसद और मुख्यमंत्री दोनों रहता है। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए उस पार्टी के किसी विधायक को त्याग पत्र देना पड़ता है, जहाँ से सांसद चुनाव लड़ेगा। अगर वह जीता तो मुख्यमंत्री बनता है, हारा पुनः सांसद ही रहता है। इस तरह राज्य में एक विधायक और केंद्र में एक सांसद 6 माह के अंदर दूसरा चुनाव होता है, जिसमें कई करोड़ रुपए का खर्च होता है। क्या यह खर्च कोई नेता या पार्टी देता है? नहीं, यह खर्च हम गरीबों के ऊपर आता है। क्या यह राजनेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? ठीक है, आपके भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। नेताजी प्रणाम। नमस्कार मंत्री जी। आपने जो कानून बनाया है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से 2 चुनाव लड़ सकता है, अगर वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो तत्काल उसे एक जगह से रिजाइन देना पड़ता है, यानी कि त्याग पत्र देना पड़ता है, और पुनः 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होती है, जिसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो क्या यह पैसा व्यक्ति या पार्टी देती है? वो तो पैसा हम गरीबों का ही लगता है। बताइए, यह कानून आप नेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? हाँ मंत्री जी, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। राजतंत्र में पहले राजा अनपढ़ हुआ करता था और मंत्री पढ़े लिखे। ठीक उल्टा, अभी मंत्री अनपढ़ होते हैं और उनके लिए आईएएस, आईपीएस अधिकारी होने चाहिए। प्रजातंत्र में भी राजतंत्र का प्रतीक है। क्या ये राजनेताओं का महत्वाकांक्षी कानून नहीं है? मंत्री जी नमस्ते, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैं भी एक विधायक हूँ और आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मेरी भी कुछ सवाल है जो आप उसका जवाब दीजिए। मेरे पूर्वज परदादा वीर कुंवर सिंह जी, मंगल पांडे जी, झांसी की रानी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों महापुरुषों ने देश के आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरा देश आज़ाद हो, अमीरी गरीबी की खाई मिटे। मगर दुर्भाग्य है, आज स्वर्ग में बैठे भी वो रो रहे हैं। हमारे देश के अंदर जनता जो है वो जाति और धर्म के नाम पे बट रही है। साधारण जनता 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रही है। शासक जो है वो महत्वाकांक्षी बनते जा रहे हैं। अतः हमें देश में बदलाव की जरूरत है और हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। और इस काम के लिए बुद्धिजीवी मंच ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और अंत तक वो इस लड़ाई में रहेगा। जय भारत।
साथियों, जनता की तकलीफ और राजनेताओं की महत्वाकांक्षा को देखते हुए मैं भी सोचा कि विधायक बनूंगा, जनता की सेवा करूंगा। पार्टी से टिकट लेने के लिए मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बिक्री कर दिया और उस पैसे से मैंने टिकट खरीदी। आपके सहयोग से मैं चुनाव जीत गया, लेकिन जब मैं संसद पहुंचा तो वहां मेरी विचारधारा के मात्र 2-4 लोग, बात बाकी जनता के हित को तो छोड़ ही दीजिए, सब निजी स्वार्थ में लगे हुए। बहुमत के आगे मेरी एक नहीं चली। अब मैं किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, एक बार फिर से जनता की सेवा की भावना जागृत हुई है और आपके सवालों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत था। आपके सवाल बिल्कुल सही है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके सवाल को सदन में उठाऊंगा, क्योंकि आम जनता के जो ये प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही हैं और ये राजनेताओं की महत्वाकांक्षी कानून है। भाइयों बहनों, मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं सारे कुर्बानी के लिए तैयार हूं। गलत होता है और उसे सुधारना हम सभी का कर्तव्य होता है। मैं आपको वचन देता हूं, सांस के आखिरी धड़कन तक और लहू के हर कतरे तक मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब इस देश की जनता जग गई है। अब 1950 की जनता नहीं रह गई है। अब राजनेताओं के महत्वाकांक्षी कानून के बारे में समझ गई है। राजनेता जानते हैं कि जब तक इस देश की जनता भूखी रहेगी, लाल राशन कार्ड पर मुफ्त राशन के लिए दौड़ते रहेगी, तब तक भूखी जनता पेट के लिए दौड़ेगी, मुफ्त पेंशन के लिए दौड़ेगी। जब तक नवयुवक पढ़ लिख के बेकार रहेंगे, तब तक भूखी जनता राजनीति के बारे में नहीं, पेट के बारे में सोचेगी। पेट के लिए दौड़ेगी, राजनीति के लिए नहीं सोचेगी। प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, लेकिन आज जनप्रतिनिधि राजा बन गए हैं। अब बुद्धिजीवी मंच जग गया है। आज पूछे गए प्रश्न को जन जन तक पहुंचाएंगे और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इसका निदान न हो। जिंदाबाद 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 सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम।
जाग उठा है भारतवासी मत करना इनकार। जाग उठा है भारतवासी मत करना इनकार। तानाशाही बंद करो अब है जनता का राज। तानाशाही बंद करो अब जनता करे पुकार। खेतों में हम जलते हैं, सीमा पर भी मरते हैं। मंत्री विधायक सांसद बनते नेताओं के लाल। जाग उठा है भारतवासी मत करना इनकार। तानाशाही बंद करो अब है जनता का राज। तानाशाही बंद करो अब जनता करे पुकार। घुसखोरी महंगाई हो, चोरी घुसखोरी महंगाई से जनता परेशान। दिन दहाड़े लूटी जाती अबलाओं की लाज। जाग उठा है भारतवासी मत करना इनकार। तानाशाही बंद करो अब है जनता का राज। तानाशाही बंद करो अब जनता करे पुकार। देश के राजनीतिक नेताओं को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि जिस प्रजातंत्र की कल्पना नेता सुभाष बापू और पटेल ने किया था उसे लागू किया जाए। नहीं तो आज भी देश में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बनने के लिए लोग तैयार हैं। उसका इंतजार मत कीजिए। बार बार समझाती तुमको हो जाओ सावधान। जोर लगा कर ज्योति कहती शिव पूजन के साथ। बार बार समझाती तुमको हो जाओ सावधान। जोर लगा कर ज्योति कहती शिव पूजन के साथ। नेता सुभाष बापू पटेल का हो, नेता सुभाष बापू पटेल का सपना करो साकार। राजगुरु सुखदेव भगत का मत करना इंतजार। जाग उठा है भारत